देख रहे हैं द तर्कस। और आज हमारे साथ कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने पूरे देश में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे उनके अनुभव हैं और आज के समय के लिए उपयोगी जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए, हमारे किसानों के लिए आपसे हासिल होंगी। तो आज शूद्र इंद्रदेव यादव जी से मैं बात करूंगा, जो तमाम ऐसे कृषि विज्ञान के क्षेत्र के माहिर हैं। तो उनसे मेरा सवाल है कि जो आज किसानों की हालत देश में दुर्दशाग्रस्त है, इसके बारे में वो हम सभी को बताएंगे कि कैसे हम उससे उबर सकते हैं, और जमीन जो आज बंजर हो रही है इसके बारे में क्या स्थितियां हैं, इसका क्या भविष्य है और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। इंद्रदेव यादव जी। धन्यवाद। इस देश के मूल रूप से जो व्यवसाय है वो कृषि ही है और पशुपालन है, लेकिन आज खेती इतनी महंगी हो गई है कि किसान खुद करना नहीं चाहता है, क्योंकि लागत मूल्य इतना ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है और सरकार उस पर ध्यान भी नहीं देती है। आज आप देख लें, किसान लोग सड़कों पे मर रहे हैं। हमारे देश में बनियागिरी इतना ज़्यादा है कि उनका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। आज धान जो है 11 रुपया किलो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो मार्केट में जा रहे हैं तो वही 18 से 20 है। उनका चावल आप ले रहे हैं तो 70 से 80 है, बढ़िया क्वालिटी का चावल। तो उसके लिए हमें एक निश्चित बाजार व्यवस्था करनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कि जिस तरह फैक्ट्रियों में रेट तय होता है कि हमारी चीज हमने बनाया है, इसकी लागत मूल्य इतना है, इतना में हम बेचेंगे, उसी तरह से किसान को भी अधिकार मिलना चाहिए कि हमने खेती पे इतना पैसा लगाया है और हमें इसका इतना मूल्य मिलना चाहिए, तब तो उसकी खेती सार्थक है। नहीं, ये नहीं कि बच्चा हमारा हो, नाम रख दें पंडित जी, तो ऐसा कृषि के साथ जो है अन्याय है। जमीनें बंजर हो रही हैं, ये एक बड़ा सच सामने उभर करके आया है, क्योंकि उत्पादन का रेट जितना हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना हम उस पर खाद और दवाएं डाल रहे हैं, उसी हिसाब से हर साल कहीं न कहीं घट रहा है, जबकि हमें जरूरत है उसे बढ़ाने की। तो भूमि का बंजर होना, इस समस्या के बारे में क्या? पहली बात तो किसान ये सोचता है कि जो हम डीएपी डाल रहे हैं, खेतों में जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस पे हमारी सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो हम खेतों में डालते हैं डीएपी, लगभग 99% किसान को यह पता नहीं होता है कि जो एसएस डालते हैं उसका 85% भाग जो है जमीन में ही पड़ा रहता है, मात्र 15 किलो ही आपको मिलता है। जैसे अगर आप 100 किलो डीएपी डालते हैं तो 15 किलो जो है आपके खेत में डिजॉल्व होता है, घुलनशील होता है, और 85 किलो जो है वैसे का वैसे पड़ा रहता है। तो आपकी जमीन जो है लेयर बाय लेयर मोटी होती जा रही है, कड़ी होती जा रही है, और हमारी जमीनें बंजर होती जा रही हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि जो रॉक फॉस्फेट हम यूज करते हैं वह इजिप्ट और जॉर्डन से आता है, वह 31 ग्रेड का होता है, लेकिन यहां पर लोग 22 से जो है 24 ग्रेड का जो है रॉक फॉस्फेट जो P25 है डालते हैं, जो मकराना उदयपुर से आता है, क्योंकि जो इजिप्ट और जॉर्डन का है वो 6000 रुपये पर टन है, यहाँ का मात्र 900 रुपये टन है। और सबसे बड़ी बात कि जो सल्फ्यूरिक एसिड डालना चाहिए उसमें वो 98% का होना चाहिए, जो कि 45 से 50 हजार रुपया पर टैंकर आता है। एक टैंकर में मतलब 20 सेंटी होता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के लोग क्या करते हैं कि जो सरफ बनाते हैं, जो डिटर्जेंट केक बनाते हैं, तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेते हैं, तो जो बची होती है जिसको हम स्पेंट एसिड बोलते हैं, वो 7000 रुपये का एक टैंकर आता है। मतलब आप समझिए कि अगर 1 टन का है, 1 टन में लगभग जो है 40 से 45 हजार रुपये का घपला होता है, और सरकार में लोग जो है अपने घटिया चीज को, घटिया उत्पाद को पैसा देकर सैंपल पास करवा लेते हैं। और यह किसानों के लिए बड़ी ही जो है दयनीय स्थिति है
आज हमारे खेतों में लगभग 18 से 22 इंच जो है फास्फोरस की लेयर बन चुकी है, परत बन चुकी है। ना उसमें जमीन जाती है, ना उसमें जो है जमीन उपजाऊ हो पा रही है, ना उसमें किसान कुछ कर रहा है। तो अगर सरकार उस पर ध्यान दे तो उसका जो है दिन पे दिन जो बंजीकरण हो रहा है, किसान यही सोचता है कि हम यूरिया डाल दें तो हमारी फसल बढ़ जाएगी। बुआई के समय भी लोग यूरिया डाल देते हैं, जबकि बुआई के समय यूरिया का कोई मतलब नहीं होता है। अगर 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में 5 केजी यूरिया भी जो है आप स्प्रे करके उतनी ही पैदावार ले सकते हैं जैसे कि 1 एकड़ में आप जो है 2 बोरी यूरिया डालते हैं। मतलब 3 बार में लगभग आप जो है 3 डेढ़ 4 लगभग 450 केजी यूरिया डालते हैं, जबकि उसमें आपका टोटल जो लगनी चाहिए वो 15 किलो लगनी चाहिए। तो कहाँ 450 और कहाँ 15 केजी। तो उससे लागत भी ज्यादा आती है और उपज भी खराब होती है और स्वास्थ्य पे जो है वो प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जमीन भी हमारी वो बंजर होती जा रही है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम जो है वो यूज करें और ज्यादा से ज्यादा खेतों में टीएसबी डालें। टीएसबी का मतलब होता है फास्फोरस स्टेबलाइज्ड बैक्टीरिया। वह जो है जो जमीन में हमारे फास्फोरस की जो परत पड़ी हुई है उसको तोड़ के जो है वो पौधों तक पहुंचा देती है। और कभी भी जो यूरिया है वो छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि छिड़काव करने से गेहूं की फसलें गिर जाती हैं। आप ही अगर किसी के शरीर पे पत्थर मारते हैं तो वह जो है चोटिल हो जाता है। उसी तरह से अगर हम यूरिया का छिड़काव करते हैं तो गेहूं की जड़ें 1 से 1.25 इंच ही जा पाती हैं और वो बरसात में जो है गिर जाती हैं। इसलिए हमें यूरिया का छिड़काव भी इससे कतई न करना चाहिए। जो मानक हैं जिससे हमारी फसल कम से कम दाम में, कम से कम पैसे में उपज अच्छी आए और जो है कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें हम, ताकि हमारा खेत बंजर होने से बच सके। आज दिनों दिन हमारी खेती की लागत बढ़ती जा रही है, जिसके नाते किसानों में एक हताशा, निराशा सी व्याप्त हो गई है और तमाम लोग खेती से छोड़ करके मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि किस तरह से हम खेती में लागत को घटाएं और उत्पादन बढ़ाएं, यानी कि लागत कम उत्पादन ज़्यादा, यानी जीरो बजट की खेती। ये शब्द आजकल लुभावने नारे दिखाई दे रहे हैं। इनकी क्या सच्चाई है और कैसे किया जा सकता है, इस पर इंद्रदेव यादव जी हमें बताएंगे। देखिए, कभी भी कोई भी चीज शून्य से शुरू कर सकते हैं, लेकिन शून्य पे खत्म नहीं कर सकते हैं। यह लोग लुभावना नारा है। जैसे हमारी किसी भी खेती में, जैसे मान लीजिए कि हम केमिकल फर्टिलाइजर से 1 एकड़ खेती करते हैं, तो 1 एकड़ का मतलब होता है 4000 स्क्वायर मीटर या 4840 गज या 35 बिस्वा। तो उसकी जो लागत आती है लगभग 10 से 12 हजार रुपये आती है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक विधि से करें, केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करें, ऑर्गेनिक एलिमेंट को ज्यादा उसमें डालें, तो हमारी खेती 2500 से 3000 के बीच जो है हो सकती है। और यहां तक कि आप उसको चक्रानुसार करके सर्किल बाय सर्किल स्टेप आगे बढ़ा के उस लागत को आप जो है 1200 रुपये तक ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक मेथड से करेंगे तो आपको जो कीटनाशक दवाइयां हैं वह नहीं डालनी पड़ेगी, आपको केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। जैसे कोई शराबी है तो आज 100 ग्राम पी रहा है तो कल 200 ग्राम पिएगा, परसों 300 ग्राम, ऐसे करते करते वो 500 एक बोतल पे आ जाएगा। उसी तरह से जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो दिनों दिन वो ज्यादा लेता है और किसान उसको ज्यादा डालता है, क्योंकि उसकी एलिमेंट जो जब वो जमीन में पत्थर टाइप बन जाते हैं, उसकी जो लेयर है मोटी बन जाती है, तो अधिक डालने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम पहले मिट्टी की जांच करा लें। हम जो हमारा खेत है चारों कोनों से, चारों कॉर्नर से लेके और बीच का जो मिडल पॉइंट है, हम 1/2 kg जो है मिट्टी ले लें, 5 जगह से उसको मिला लें और मिलाने के बाद 4 राउंड करें तो हमारी मिट्टी 200 ग्राम जाएगी। उसकी हम जांच कर लें कि हमारी मिट्टी में क्या कमी है, उसके अनुसार हमें उर्वरक देना चाहिए। ये नहीं कि हम हमें बुखार है
और हम जो है मलेरिया की दवा खा रहे हैं। हम हमारे पैरों में चोट लगी है और हम सर का इलाज करा रहे हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि हम खेती को नियमित करें, टाइम से करें, तो हमारी खेती कम पैसे में भी अधिक हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा जो है हमें कीटनाशक पदार्थों का फसलों पे उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो जमीन के जो लाभदायक तत्व होते हैं वह मर जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि लोग हानिकारक चीजों को मारने के लिए केमिकल का यूज करते हैं, लेकिन हानिकारक कीटाणु तो मरते नहीं हैं, बल्कि जो लाभदायक कीटाणु हैं वह मर जाते हैं। जैसे आप दंगे होते हैं तो नेता लोग नहीं मरते हैं, जो उनके मुख्य कार्यकर्ता होते हैं वही मरते हैं। उसी तरह से जमीन में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, लाभदायक जीवाणु हैं, वह खत्म हो जाते हैं, लेकिन हानिकारक जीवाणु तो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। यहां तक कि जो सांप हमारे मित्र हैं वह भी हानिकारक कीटाणुओं से मरने लगे हैं। तो इसलिए हमें कम से कम डालना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर पे जो सबसे बड़ा जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वह केमिकल फर्टिलाइजर का है, केमिकल स्प्रे का है। आज भारत में लगभग हर 5वां आदमी नपुंसक है। पहले मनुष्यों में 180 से लेके 160 मिलियन स्पर्म हुआ करते थे, आज 110 से 105 हो रहा है। और लगभग 27 से लेके 40 लाख जो स्पर्म है वह हर मनुष्य के अंदर कम होता जा रहा है। आज कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जो 1000 रुपये कमा रहे हो और 500 रुपया उसका दवा में न जा रहा हो। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि खेती को बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से करें, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम से कम करें, ताकि हमारे शरीर में जो दुष्प्रभाव हैं, जो हमारा पर्यावरण है वह भी सुरक्षित रहेगा, हमारा शरीर भी सुरक्षित रहेगा और जमीन भी सुरक्षित रहेगी। और आखिरी सवाल हमारा आपसे है कि आजकल लोग यूरिया को ही सबसे बड़ी चीज समझते हैं और जहां होता है यूरिया ही डाल देते हैं। तो किन उर्वरकों का प्रयोग कहां और कैसे और कब करना चाहिए, संक्षेप में जानकारी दें। जिन खेतों में डीएपी का यूज नहीं हुआ है वहां पे हमें एसएसपी भी यूज नहीं करना चाहिए। ना ही हमें जो है फास्फोरस सोबेलाइज बैक्टीरिया ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उनका काम होता है उस एलिमेंट को तोड़ना। पीएसपी का मतलब होता है उसको तोड़ना। तो जब हमने उसमें फास्फोरस डाला ही नहीं है तो पीएसपी डालने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। दूसरी बड़ी चीज कि हम बुरादा को भी डीएपी के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे यूरिया है, शरीर में जितने भी रोग होते हैं मुख्यतः यूरिया के कारण होते हैं। जितने भी जानवर मरे हैं उनको गिद्ध ने खाया है तो वो यूरिया के कारण ही मरे हैं। जितने भी जो वल्चर हमारे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो हमारी आप एक लोटा गेहूं ले लीजिए, 1 केजी गेहूं ले लीजिए, लोटा या जग में डाल दीजिए, 1 घंटा बाद आप देखेंगे तो आपके हाथ में लेयर आ जाएगा। तो उसके बदले आप जो है क्या नाम है कि आइजोटोरेक्टर डालिए। 1 एकड़ में लगभग 500 टन हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, वो उसको फिक्सेशन करके ले आएगा। और उसके बदले एप्सा डालिए जो ऑर्गेनिक है। यूरिया का कम से कम जो है आप प्रयोग करें, उससे प्रजनन क्षमता, उससे प्रौढ़ होने की संभावना, उससे मतलब शरीर की जितनी भी नपुंसकता, हमारे पेट के जितने रोग हैं सब यूरिया के कारण ही हो रहे हैं। तो यूरिया हमें कम से कम डालना चाहिए और ज्यादातर हो सके तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग करना चाहिए। जो सड़े गले हमारे गार्बेज हैं, जो कचड़े हैं, उन्हीं को आप जो है थोड़ा सा जो है कल्चर बना के आप डाल दें। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि लोग एक चीज कर रहे हैं कि अरे डीकंपोजर, तो डीकंपोजर से पूरा कोई भी चीज जो है डिजॉल्व नहीं होता है जब तक कि उसके लिए आप जो है एक ट्राइकोडर्मा विरिड बनता है और उसको अगर आप लिक्विड में बनाते हैं तो उसका मात्र पर केजी 10 पैसा पड़ता है। और उस जितने भी गार्बेज हैं, आपकी जो कोई भी पुआल है, गेहूं है, वो 15 से 20 दिन में जो है उसको हीप करके वो
जो है डालेंगे और कल्टीवेट करेंगे तो अपने आप जो है वो डिजाल हो जाएगा, खाद भी बन जाएगा और आपको इसकी समस्या भी नहीं रहेगी। तो मेरे कहने का सुझाव यही है कि खेती को आप जो है व्यवसाय की तरह यूज करें और जितने भी जो अधिकारी वर्ग है वह दुकानदारों से मिलके उसका जो है बाजारीकरण न करें। जिस तरह आप जाते हैं तो देखते हैं कि एक बनिए की दुकान पर जब आप जाते हैं तो बनिया कहता है कि भाई ये दवा खेतों में डाल दो, आप उसको ले आते हैं तो जब वो दवा काम नहीं करती है तो आप फिर जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप एमएससी होके, आप रिसर्च होल्डर होके एक 5वीं पास दुकानदार से आप पूछते हो कि हम खेतों में क्या डालें, तो फिर वही दुकानदार कहता है कि आपके यह जो है काम नहीं की, 500 वाली ले गए, काम नहीं किया, आपने गलत ढंग से इसको यूज किया होगा, आप 1000 वाली ले जाएं। तो आपको वह दुगने 2 बार आपको ठगता है। इसीलिए आप अपनी खेती को खुद जो है वरिष्ठ वैज्ञानिकों से, वरिष्ठ जो है क्या नाम है यूट्यूब सेंटरों से आप उनको कंसल्ट करके लागत को घटा सकते हैं, जमीन को बंजर होने से आप बचा सकते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए, किसानों के लिए बेहतरीन जानकारी दिया। फिर हम आपसे अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।